हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन प्रोटागोनिस्ट के से, जो कई सुपर हीरोज के साथ मिलकर इस दुनिया को बचा रहा है। लेकिन वो बेचारा हार जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन उसको धोखा दे देती है। वो उसे मॉन्स्टर के साथ ट्रैप कर देती है और बेचारे को मरवा देती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी, वो वापस टाइम में रिग्रेस हो गया, वो भी अपोकलिप्स से पहले। अब वो एक प्यारे सी क्यूट बेबी के अंदर है और साथ ही उसके पास मॉन्स्टर्स और उनकी पावर के बारे में सारी नॉलेज है और उसकी मेन पावर भी है उसके पास। यानी जब भी वो किसी मॉन्स्टर्स को मारता तो उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता। जब उसने ध्यान से आसपास देखा तो वो समझ गया था कि वो एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बन चुका है। जैसे ही वो सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक स्लीपर पहना हुआ पेड़ उसके रूम में आता है, जिसे देखकर के डर जाता है। उसको लगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, लेकिन फिर वो लड़की प्यार से उसको देखती है और उसको अचानक बुला के ग्रीट करती है। और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो उसे चेक करने आई थी, क्योंकि वो उठ चुका है ना। उसकी माँ वापस कुकिंग करने चली जाती है जब उसको लगता है कि मेरा बेबी तो ठीक है। और हमारा हीरो के, जो अब अचानक बन चुका है, थोड़ी देर के लिए आसपास देखता है। उसे सब कुछ एकदम पीसफुल और क्लीन लग रहा है कंपेयर टू उस दुनिया से जहाँ वो पहले था। टीवी चालू है और घर के बाहर लोगों की उसे आवाजें आ रही है और यहाँ तक कि बाहर कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। यानी ये क्लियर है कि यहाँ कोई भी खतरा नहीं है उससे। और यहाँ आकर बेबी बन जाना मतलब वो समझ चुका है कि वो रिकार्नेटेड हो चुका है। अब वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ अभी तक तबाही नहीं हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है। भाई बंदा काफी खुश है क्योंकि उसको अब आजादी मिलने वाली है। इतने सारे दुख दर्द झेलने के बाद किस्मत ने उस बंदे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा और ये दिन उसके लिए एक नई शुरुआत का दिन है। वो जैसे ही अपने पास कैलेंडर को देखता है तो उसे पता पड़ता है कि ये साल 2020 है। मतलब कि भाई वो ग्रेट तबाही से पहले आ गया है। ये उसके लिए उतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि अभी वो एक बेबी की बॉडी के अंदर है और कुछ कर भी नहीं सकता। भाई वो अभी तक खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी ये छोटे हाथ पैर उसका वेट भी नहीं संभाल सकते। उसकी आवाज भी अलग लग रही है तो वो बोल भी नहीं सकता। और ये सब उसके लिए काफी बुरा है क्योंकि भाई टाइम तो उसके पास है ही नहीं। उसके पास एक नॉर्मल बेबी बन के टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये दुनिया एक अपोकलिप्स की तरफ बढ़ रही है। अचानक अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकता है। लेकिन भरोसा करने के बजाय शायद वो उसको अपने गोल अचीव करने के लिए एक पपेट की तरह यूज कर सकता है। शायद वो उसके कुछ काम आ जाए। लेकिन जैसे उसकी मम्मी पर कुछ बॉक्सेस गिरते हैं ना, वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगी। यहाँ तक कि वो कुकिंग में भी जीरो है। ब्रेकफास्ट बनाते हुए तो वो घर को ऑलमोस्ट जला ही देती। हाँ मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने बेबी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती है। हमारे हीरो को अभी से लग रहा है कि इस दुनिया का एंड हो चुका है और उसकी नई जिंदगी का फ्यूचर भी उसे काफी रफ लग रहा है। तभी डोरबेल बजती है और उसकी माँ जाके दरवाजा खोलती है और एक पैकेज ले लेती है। और इधर अचानक सोचता है कि उसने लास्ट टाइम पैकेज सब कब सुना था। उसको याद आता है कि लास्ट टाइम जब डिलीवरी वर्कर्स पैकेज लेके लोगों से मिलने गया था तो वो सब इन्फेक्टेड थे, जिसकी वजह से एक टेरिफाइंग सिचुएशंस बन गई थी। जैसे ही वो सिचुएशन को समझने लगता है और सोचता है कि ये पैकेज डिलीवरी सच में क्या हो सकता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक अजीब सी आवाज आती है, पैकेज ले लो। जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है सब कुछ वैसा ही होता है जैसे ए चान ने सोचा था। दरवाजे के उस पार जो आदमी खड़ा हुआ है वो इन्फेक्टेड है और एक डिलीवरी मॉन्स्टर्स बन चुका है। ए चान के पास डरने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और बेबी बॉडी के साथ भी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसके पास बस दो चीजें, एक बेबी बोतल जो उसकी माँ ने दी थी और एक पिलो। वो जल्दी से पिलो उठाता है और उसकी तरफ फेंक देता है और इधर मॉन्स्टर सीधा उसके सर पर अटैक करता है। उसका पावरफुल ब्लास्ट क्रिप को छेड़ देता है, लेकिन एचन बोतल फेंकता है और फटाफट क्रिप से बाहर निकलकर उस पिलो पर लैंड कर जाता है। अब ये कहने की बात तो नहीं है कि अगर वो ब्लास्ट उसको लग जाता तो उसका खेल वहीं खत्म था। किस्मत से उसके पास मॉन्स्टर से लड़ने का पूरा एक्सपीरियंस है अपनी पिछली लाइफ से और इसी वजह से वो जानता है कि वो करंट अपोनेंट्स को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। वो मॉन्स्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके सर पर जो टेंटिकल्स है ना वो भी खतरनाक है। लेकिन एक चीज वो जानता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एक टाइट टर्न लेने में काफी बेकार होते हैं। वो अपना दिमाग लगाकर बोतल को मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे मॉन्स्टर उसके ऊपर ट्रिप कर जाता है, सीधा उसके ऊपर से उड़ता हुआ विंडो के बाहर क्रैश कर जाता है। और पहली बार एचएन को अपनी प्रीवियस जिंदगी के सारे ब्रूटल फाइट्स के लिए ग्रेटफुल फील
फील हो रहा है। जैसे ही वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है, उसकी बैग से एक टेल निकलती है और विंडो के बाहर मॉन्स्टर के पीछे भाग जाती है। वो टेल सड़क पर पड़े मॉन्स्टर की डेड बॉडी तक पहुंचती है और मॉन्स्टर कोर को एक लिविंग बींग की तरह खा जाती है। एचन अपनी टेल को पकड़ता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर कोर को चबा रही है। उसको अपनी इस एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि ये उसकी प्रीवियस लाइफ की पावर है, ताओटी की टेल। ये काफी पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि रिकार्नेटेड होने के बाद भी ये पावर उसके पास कैसे है। ग्रेट डिजास्टर अभी 4 साल बाद होने वाला है और के तो इस डिजास्टर के 3 साल बाद पैदा हुआ था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन वो काफी लकी फील कर रहा है कि बिना किसी वजह के ये उसे एबिलिटी मिल गई। अपनी पिछली लाइफ में उसको ये पावर तब मिली थी जब उसने एक मॉन्स्टर के कोर को अब्सॉर्ब किया था, जिसके पास ये ताओटी टेल थी। एक और अच्छी बात यह है कि जितनी कम उम्र में कोई अपनी पावर एक्टिवेट करता है ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो पावर बन भी जाती है। इसको टेस्ट करने के लिए वो अपने हाथ को एक शार्प ब्लेड में बदल देता है और क्रीप पर मार देता है, जो तुरंत बैंड हो जाती है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने जब पावर अवेकन की थी तब वो सिर्फ 7 साल का था और तब भी एस क्लास बन चुका था, लेकिन अब तो उसके पास ये सारी पावर बचपन में ही आ गई, तो वो इस बार लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक तक पहुंच सकता है और यही उसका टिकट है अमीरी, फेम और ब्यूटीफुल लड़कियों तक पहुंचने का। और अब उसको इस घर में क्लूलेस बेबी बनकर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो क्राउल करता हुआ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा ही रहा होता है, उसका ग्रिप जो पहले उसने बैंड किया था उसके ऊपर गिरने ही वाला था। एचन बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी ये छोटी सी बॉडी उसका साथ देती नहीं है और वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन उसकी आंखें बंद होने से पहले वो देखता है कि उसकी माँ उसके पास दौड़ते हुए आ रही है। पालना गिरते वक्त उसको अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है और अपने रूथलेस मास्टर की भी, जिसने उसको काफी बुरे ट्रायल दिए थे, यहाँ तक कि उस आदमी ने उसको जिंदा रहने के लिए डॉग फूड तक खिलाया था। और ये सारे काम इसलिए कराए जाते थे ताकि वो प्रूव कर सके कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही डॉग है। एचन काफी गुस्सा होता है ये सोचकर कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का डॉग कहा जाता है। फिर जैसे ही धूप उसके चेहरे पर पड़ती है, वो धीरे धीरे होश में आता है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो मॉन्स्टर्स को हरा के बेहोश हो गया हो। धीरे से वो जैसे ही उठता है, वो देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है और एक बुक में कुछ लिख रही है। भाई, उसकी माँ ने उसे बचा लिया था, लेकिन अब सवाल ये है कि वो बेहोश क्यों हो गया था? क्योंकि उसकी पावर उसकी बॉडी के लिए अभी भी ज्यादा है। उसने सिर्फ 30 सेकंड इसे यूज किया और वो पूरा थक गया। अभी के लिए उसको और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर वो अपनी पावर को फिर से यूज करना चाहता है। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, उसको अपनी माँ के रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि उसकी माँ जिस बुक को पढ़ रही है वो स्टिकी नोट से भरी पड़ी है। उस पेज पर उसकी माँ लिख रही है कि कैसे वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर लगभग खो बैठी थी, यानी वो एचन के बारे में ही लिख रही है। उसकी माँ के बैग पर एक बड़ी सी चोट भी है जो उसको बचाते हुए लगी थी। उसकी पिछली जिंदगी में उसकी माँ तो उसको ऑर्गेनाइजेशंस को बेचने में एक सेकंड भी नहीं लगाती, ओनली फॉर पैसों के लिए। लेकिन ये वाली माँ अपनी जान रिस्क में डालकर उसको बचाने के लिए आई। वो अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसको कंफर्ट कर सके, और जैसे ही उसकी माँ उसका टच फील करती है, वो तुरंत उसको एक बड़ा सा हक कर लेती है। अब उसको लगता है कि ये माँ बिल्कुल अलग है और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अभी तो वो उनके साथ ही रहेगा। लेकिन टाइम तो अभी भी कम है, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक हफ्ते में बदल जाएगी और अगला मॉन्स्टर तो अभी भी रास्ते में ही होगा। और अगर उसको अपना नया घर बचाना है तो 30 सेकंड से ज्यादा फाइट करने की पावर चाहिए होगी। तभी उसकी अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर दर्द से कांप रहा है, क्योंकि उसकी आंखों, मुंह और नाक से ब्लू कलर की स्लाइम निकल रही थी। उसके बाद वो ब्लू स्लाइम नीचे गिरती है और ड्रेन पाइप में घुस जाती है, जैसे वो कहीं जा रही हो। और इधर एचन जब अपने अगले स्टेप के बारे में सोच रहा होता है, उसकी माँ उसके पास कुछ लाती है जो एक लाल ब्लैंकेट से ढका होता है। जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है, एक डॉग केज में बैठा हुआ दिखता है। उसकी माँ ये डॉग पड़ोसी से लेकर आई है ताकि एचन को कंपनी मिल सके, लेकिन एचन को तो ये डॉग अपनी पिछली जिंदगी से याद है। तब ये एक काफी भयंकर कुत्ता था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा इस जिंदगी में ये उसे मिल जाएगा। और ऊपर से ये डॉग एक बेबी प्लेमेट के लिए काफी बड़ा है, लेकिन शायद
शायद ये एचन के लिए अच्छी बात साबित हो सकती है। मानते हैं कि उसकी माँ थोड़ी सी अजीब हरकतें करती है, लेकिन कभी कभी यूजफुल भी हो सकती है। अगर वो डॉग को अच्छी तरीके से ट्रेन करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग एली बन सकता है और आगे चलकर तो एक ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर सकता है। एक बड़ा डॉग होना शायद उतना बुरा भी नहीं है और उसकी माँ उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देकर खुश हो जाती है। उसकी माँ को लग रहा है कि उसका डिसीजन सही था, कम से कम उसका बेटा खुश तो हो गया। उसके बाद उसकी मम्मी दोनों को खेलने के लिए छोड़ देती है और घर का काम करने के लिए चली जाती है। एचन डॉग को घूरता है और सोचता है कि अब इसके साथ क्या करूं, लेकिन सबसे पहले तो उसे कुछ खाना खिलाना होगा। वो किचन से एक सॉसेज लाता है और डॉग को देता है। उसे बोलता है कि खा ले। अगर डॉग खा लेता है तो एचन उसका मास्टर बन जाएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बेबी की कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश डॉग के सर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि डॉग बेचारा सिंपल माइंडेड है। उसको समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे ही वो डॉग सॉसेज लेने के लिए झुकता है, एचन उसके सर पर पैर रख देता है। अब भाई डॉग बेबी को बातें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। बदले में वो कुत्ता भी उसके फेस पर काफी सारे पंच मारता है और वो सीधा उड़कर दूर गिर जाता है। फिर वो आराम से सॉसेज खा रहा होता है, लेकिन हमारा एचन इतनी जल्दी हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एचन जोर से चिल्लाता है और डॉग पर अटैक कर देता है। वो डॉग पर जंप करता है और दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। और इधर उसकी माँ उनकी मस्ती देखकर हंस रही है। उसको लग रहा है कि दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसकी माँ जब कुकिंग कर रही होती है, उसको याद आता है कि घर में तो आटा ही खत्म हो चुका है। जब मम्मी किचन में नया आटा ढूंढ रही होती है, तभी शिंग से एक ब्लू कलर का स्लाइम मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसकी मम्मी को कुछ भी आइडिया नहीं है कि पीछे क्या है। वो तो बस यही सोच रही है कि आज कौन सा आटा यूज करे। और इधर स्लाइम मॉन्स्टर सीधा हवा में उड़ता है और एचन की मम्मी को टारगेट करता है। ये देखकर वो डॉगी तुरंत एक्शन में आ जाता है और माँ को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है और एकदम टाइम पर मम्मी को धक्का देकर स्लाइम के अटैक से उसे बचा लेता है। मम्मी को तो समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इधर स्लाइम और डॉग की भी तगड़ी फाइट हो रही है। और इधर एचन पूरे सीन को एक अनइम्प्रेस लुक के साथ देख रहा है। उसको लगता है कि ये मॉन्स्टर वैसे भी काफी वीक है, लेकिन फिर भी परेशानी तो दे ही सकता है। स्लाइम की पूरी बॉडी लिक्विड है, इसलिए उस पर कोई भी स्लैश या स्टब अटैक काम नहीं आएंगे, इसलिए उनको कुछ और ही सोचना पड़ेगा। और इधर एचन की मम्मी तो काफी आड़ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सिर्फ अपने सर के दर्द की चिंता है। उसको तो ये भी नहीं पता कि पीछे डॉग और मॉन्स्टर की फाइट हो रही है। स्लाइम धीरे धीरे डॉग को घेरता है और अपनी शेप बदलने लगता है। अब एचन को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तभी उसको याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में स्लाइम मॉन्स्टर ड्राइनेस से वीक हो जाता था, तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसको सुखाया जा सके। तभी उसकी नजर अपनी बोतल पर पड़ती है जो पाउडर मिक्स से भरी होती है। वो तुरंत बोतल खोलता है और मॉन्स्टर पर फेंक देता है। जैसे ही मिल्क स्लाइम मॉन्स्टर पर लगता है ना, वो सुकड़ जाता है और रूम में इधर उधर बाउंस करना शुरू कर देता है। जब स्लाइम मॉन्स्टर हिलना बंद कर देता है, एचन तुरंत एक डस्टबिन ले आता है और स्लाइम को उसके नीचे ट्रैप कर देता है। और अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। डॉगी और मम्मी दोनों किचन काउंटर के पीछे से सर निकाल कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी मम्मी गलती से दोनों पर आटा गिरा देती है, जिससे दोनों और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आटा गिरने की वजह से मम्मी जल्दी से अपने कपड़े बचाने के लिए उन्हें धोने चली जाती है और तब तक एचन अपनी जीत का मजा ले रहा होता है, क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया। और अगर देखा जाए तो स्लाइम का लिक्विड एक नेचुरल मॉन्स्टर रेपेलेंट होता है, तो अगर वो स्लाइम का लिक्विड विंडो पर लगा दे तो फ्यूचर में मॉन्स्टर अटैक से बचाव हो सकता है। तभी अचानक डस्टबिन हिलने लगता है और स्लाइम उसके नीचे से बाहर निकलकर भाग जाता है, लेकिन डॉगी तुरंत स्लाइम के सामने आ जाता है और एचन भी भाग के उसको दोबारा ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार स्लाइम फिर भी बच निकलता है और पूरी तरीके से डस्टबिन के नीचे आने से बच जाता है। और जाने से पहले वो दोनों को मिडिल फिंगर दिखाता है और विंडो से स्लाइप करके बाहर निकल जाता है। भाई सोचो, स्लाइम खुद उनके घर आया, हंगामा मचाया और अब एटीट्यूड के साथ निकल भी गया। चाहे वो मॉन्स्टर वीक हो, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसी वजह से दोनों इतने गुस्से में आ जाते हैं ना कि उसको ऐसे भागने तो नहीं देंगे। एचन तुरंत पास वाले अम्ब्रेला को वेपन की तरह पकड़ लेता है और डॉग पर चढ़ जाता है, जैसे वो उसका पार्टनर हो। और अब टाइम आ गया है मॉन्स्टर को चेस करने का, वरना वो भाई काफी प्रॉब्लम क्रिएट
करेगा। वो दोनों जैसे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचता है वो देखते हैं कि स्लाइम एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठा है। स्लाइम मॉन्स्टर अपना लिक्विड नीचे जाती एक लड़की के सर पर गिरा देता है और जैसी वो लड़की ऊपर देखती है ना, स्लाइम उसके सर पर जंप करता है और उसे निकलने की कोशिश करता है। डॉगी और एचान तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ यूज करेगा तो स्लाइम को रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर मॉन्स्टर ने लड़की को खा लिया तो पूरा एरिया खून से भर जाएगा। एचएन ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे सीन कई बार देखे, इसलिए वो ये होने तो नहीं देगा। वो डॉगी इतना फास्ट है कि टाइम पर लड़की तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर से लैप करता है और इधर एचएन अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की रैन को ब्लॉक कर देता है ताकि लड़की सेफ रहे। पर वो स्लाइम फिर भी नहीं रुकता, अम्ब्रेला से जंप करके सीधा डॉगी और एचएन को अटैक करने की कोशिश करता है। एचएन को ये बात अच्छे से पता है कि उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड है अपनी पावर यूज करने के, यानी उसके पास बस एक ही चांस है, इसलिए वो अपनी पावर से एक इनहेंस पंच मार देता है जो सीधा मॉन्स्टर के अंदर घुस जाता है और उसको तुरंत उड़ा देता है। स्लाइम एक्सप्लोड हो जाता है और उसका पूरा लिक्विड पूरे एरिया में फैल जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अब पूरी तरीके से डिफीट हो चुका है और इधर एचएन और डॉग शॉर्ट बैटल के बाद विक्टोरियसली खड़े हुए हैं। थैंकफुली एचएन ने लड़की को टाइम रहते बचा लिया, वरना वो स्लाइम का खाना बन जाती, लेकिन उसने एचएन को अपनी पावर यूज करते हुए देख लिया और अब वो डरी हुई है। वो लड़की एक सेकंड भी वेट किए बिना सीधा पीछे मुड़ती है और भाग जाती है। भाई समझ में आ सकता है कि ऐसा स्कैरी सीन देखकर भागना नॉर्मल बात है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि अब ये सब कुछ रायता कौन साफ करेगा। तभी एचएन के डायपर से टेल बाहर आती है और स्ट्रीट पर बिखरे हुए स्लाइम को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे भाई टेल को अब एक नए मॉन्स्टर की पावर अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी मिल चुकी है। पिछली जिंदगी में केस सिर्फ तभी एक नई पावर को ले पाता था जब पुरानी को रिप्लेस करता था, लेकिन अब तो टेल सीधा बिखरे हुए स्लाइम लिक्विड को खा रही है और पावर को अपना बना रही है। टेस्ट करने के लिए वो अपने हाथ में स्लाइम का बॉल बनाता है और इसको देखकर सही में लग रहा है कि दोनों पावर एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही है। अपनी पिछली जिंदगी में के कम से कम एबिलिटी स्विच करता था ताकि ऑर्गेनाइजेशंस उसे ना पकड़ ले, लेकिन वही उसकी डाउनफॉल की वजह बनी और अब टेल का अपने आप इवॉल्व करना काफी स्ट्रेंज है और शायद इसकी वजह उसकी कम उम्र है। जितनी छोटी उम्र में एबिलिटी डेवलप करो उतनी स्ट्रॉन्ग पावर और अडेप्ट करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। के ने 10 साल की उम्र में एबिलिटीज ली थी, लेकिन उससे छोटे बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे, वो बेचारे मॉन्स्टर टॉनिक से मर जाते थे। लेकिन अब तो के पहले से भी छोटा है, इसलिए उसकी ग्रोथ पोटेंशियल का कोई हिसाब नहीं। जब वो सोच ही रहा होता है कि आगे क्या करे, डॉगी उसको घर सेफली वापस ले आता है। वो डॉगी से उतरता है और अपनी नई स्लाइम पावर से पूरे एरिया को कोस कर देता है ताकि अब कोई मॉन्स्टर घर के पास ना आ सके, लेकिन इतना करते ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो थक कर गिर पड़ता है। अब भाई नई पावर लेना या अडॉप्ट करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि स्टेमिना ही नहीं बचा पाएगा, लेकिन अब कम से कम स्लाइम बैरियर की वजह से मॉन्स्टर घर के अंदर तो नहीं आ सकते। एचन जैसे ही थककर फ्लोर पर गिर जाता है, डॉग उसके पास आता है एक डेडली लुक के साथ, क्योंकि भाई अब पहले वाली ह्यूमिलेशंस का बदला लेने का टाइम आ गया है। डॉगी एचन को उसकी शर्ट पकड़कर उठाता है और ये देखकर उसको तो लगता है कि भाई वो अब डॉगी का फूड बनने वाला है। और इधर हम अपार्टमेंट के अंदर उसकी माँ को देखते हैं जो शावर ले रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके ऊपर सारा आटा गिर गया था। नहाने के बाद वो लिविंग रूम में आती है ये देखने के लिए कि उसका बेटा कैसा है, और वो देखती है कि वो डॉग के साथ खेल रहा है। अब देखने में तो लगता है कि दोनों प्यार से चिपक कर सो रहे, लेकिन असल बात तो यह है कि एचन डॉग के वेट के नीचे दबा पड़ा है। वो बेचारा बिल्कुल फंसा हुआ है। कुछ घंटे बाद बेचारा बेबी फाइनली अपने फ्लफी जेल से निकल पाता है ताकि वो अपार्टमेंट की प्रोटेक्शन का काम कर सके। वो विंडो, वेट्स और पाइप सब पर स्पेशल स्लाइम लगा देता है। अब चाहे कितना भी बड़ा डिजास्टर आ जाए, घर कुछ टाइम के लिए सेफ तो रहेगा। अब ये सब करते हुए उसको अपने टेल की करंट स्टेट का भी पता पड़ जाता है। अब टेल एक साथ 4 एबिलिटीज स्टोर कर सकती है, जबकि पिछली जिंदगी में तो वो एक को दूसरे से स्वैप करता था। अभी भाई वो टेल पावर और स्लाइम पावर दोनों यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ आधे मिनट के लिए। मेजर डिजास्टर के लिए उसको अभी भी और तैयारी करनी पड़ेगी। अपोकलिप्स में सबसे पहली जरूरत होती है सप्लाईज की, क्योंकि डिजास्टर के बाद सबसे ज्यादा लोग मॉन्स्टर से नहीं बल्कि भूख से मरे थे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स खत्म हो गई थी और सबको सप्लाईज के लिए लड़ना पड़ रहा था। अगर कोई पहले से ही सप्लाईज स्टोर कर ले और कॉन्फ्लिक्ट से बचे तो वो लोगों को अपनी तरफ कर सकता है और सबसे डेंजरस टाइम आने पर अपनी
टीम बना सकता है। एचएन को जितना हो सके उतना फास्ट ये सब कुछ अरेंज करना होगा, लेकिन बेबी होने की वजह से उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। सुपरमार्केट ऑलरेडी भीड़ से भरा हुआ है और बाद में वो मॉन्स्टर से भर जाएगा। अगर एक भी इंसान इन्फेक्टेड हो गया ना तो बीमारी फटाफट फैल जाएगी और उसे रोकना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अपनी करंट बेबी बॉडी के साथ एचएन डेफिनेटली अकेला मॉन्स्टर की भीड़ को संभाल नहीं सकता। और अगर देखा जाए ना तो उसके पास सप्लाईज लेने के ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। जब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि फ्यूचर में सप्लाईज कैसे ला सकता है, तभी उसकी मम्मी का फोन लिविंग रूम में टेबल पर बजता है। वो देखने जाता है कि कौन है तो वो देखता है कि लैंडलॉर्ड के ग्रुप चैट में मैसेज आ रखा है। थैंकफुली फोन लॉक नहीं है तो वो इजिली देख सकता है कि क्या हो रहा है। ग्रुप चैट में लोग किसी अजीब वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और मॉन्स्टर बन रहे हैं। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि अपोकलिप्स कितना सीरियस होने वाला है, लेकिन हमारा एचएन तो रेडी है उनको एनलाइटन करने के लिए। वो चुपके से एक अकाउंट बनाता है और ग्रुप चैट में ज्वाइन करता है और सबको वार्न करता है कि एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है, इसलिए सभी को जितना हो सके उतना फास्ट अपनी सप्लाईज अरेंज कर लेनी चाहिए, वरना सब कुछ चाओस हो जाएगा। वो सबकी हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा है और सबको केयरफुली गाइडेड इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ऊपर से उसका अकाउंट बिल्कुल नया है तो उसकी कोई प्रोफाइल भी नहीं है और इसी वजह से और लोग भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे। अब बेबी होने के नाते उसके पास करने को कुछ खास है भी नहीं और ऑनलाइन फर्म भी उसकी कोई ज्यादा हेल्प कर नहीं रहे। इस रेट पर तो लोग ऑलरेडी मर जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने से पहले। तभी अचानक फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हमारा एचएन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो सामने वाला सीधा पॉइंट पर आता है। कहता है कि अगर वो सच में सप्लाई ढूंढ रहा है तो मुझसे डील कर ले। उसका यूजर नेम हॉट है और ये नाम बेबी को कुछ जाना पहचाना लगता है। ये वही नाम है जो ऑर्गेनाइजेशंस में एक औरत का था, हॉट। और उसका गैस बिल्कुल सही निकलता है। स्क्रीन के दूसरे साइड वाली लड़की वैसी ही हॉट है जैसे उसने सोचा था। वो हॉट लड़की अपने चेयर पर रिलैक्स होकर कंप्यूटर और गैजेट से भरे रूम में बैठी है और उससे चैट कर रही है। भाई अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये बात भी क्लियर है कि जिससे वो बात कर रही है ना वो काफी कॉशियस इंसान है, लेकिन डील करने से पहले वो उसका प्लान सुनना चाहता है। भाई अभी दोनों ने ठीक से बात भी नहीं की है लेकिन ऑलरेडी सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इसलिए हॉट सीधा मुद्दे पर आती है और एक प्रपोजल देती है। उसे जितनी भी सप्लाई चाहिए, चाहे फूड हो, वाटर हो, आर्मर हो या कुछ भी, सब दे देगी। बस एक चीज है जिसका वो प्राइस लेगी, इंफॉर्मेशन, और उसकी कीमत है 100 मिलियन येन। लेकिन हॉट के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम है, तो वो एक ऑफर करती है कि अगर वो उसको अपने कलेक्ट किए हुए सप्लाई से 20% दे देना तो वो उसको जरूरी इंफॉर्मेशन दे देगी। भाई उसका टोन और 100 मिलियन वाली डिमांड सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्रेट स्कॉलर बात कर रही हो हमसे। लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये पक्का वही हॉट है जो ऑर्गेनाइजेशंस में थी। वो हॉट से बात आगे बढ़ाता है और सीधा पूछता है कि वो उसकी बातों पर भरोसा कैसे करे, और ये भी पूछता है कि नेगोशिएशंस में इंटरेस्ट क्यों ले, मतलब उसके पास कोई रीजन भी तो नहीं है। बदले में हॉट उससे पूछती है कि क्या वो दुश्मन बनना चाहता है या फिर एली, क्योंकि वो चाहती है कि दोनों मिलकर काम करें ना कि लड़े एक दूसरे से। बेबी मान जाता है और पूछता है कि सप्लाईज पिक करने की जगह कहाँ पर है। हॉट उसको बताती है कि उसने इंफॉर्मेशन अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक मेल बॉक्स में डाल दी है। अभी तक ऑर्गेनाइजेशंस बनी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हॉट अभी भी एग्जीक्यूटिव नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो एक डेंजरस औरत है जो इंफॉर्मेशन का यूज करके लोगों को अपने फायदे के लिए घुमाती रहती है। जैसे ही वो किसी टारगेट पर नजर डालती है वो अपनी हर एक ट्रिक यूज करती है उस इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए। भाई वो कभी भी किसी नए बंदे के साथ सच्चे दिल से दोस्त बनना नहीं चाहेगी, वो बस इंफॉर्मेशन को बैट बनाकर उसको ट्रैप में फंसाने की सोच रही है, और वो अपनी आइडेंटिटी इतनी आसानी से हॉट को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो सिड्डू की तरफ ध्यान देता है और जैसे उसके पास पहुंचता है रियलाइज करता है कि वो तो अभी भी बेबी है और सिड्डिया उसके लिए अभी भी मुश्किल है, इसलिए अब तो उसको अपने फ्लफी डॉग पर ही भरोसा करना पड़ेगा। वो डॉग की तरफ देखता है जो बेचारा काउच पर सो रहा है, क्योंकि वही उसकी ओनली होप है मेल बॉस तक पहुंचने की। एचएन डॉग की टेल पकड़ता है और उसको उठाता है, लेकिन डॉग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। डॉगी अपनी टेल से एचएन को एक जोर से स्लैप मारता है और वो बेबी सीधा उड़ता हुआ गिर जाता है। एचएन को लगा था कि उसने 20 को टैम कर लिया है, लेकिन अभी भी उनकी दोस्ती इतनी सॉलिड नहीं हुई। तभी एचएन की नजर किचन काउंटर पर पड़ती है जहाँ एक बॉक्स ऑफ ट्रीट रखा हुआ है। उसको लगता है कि ये ट्रीट उस डॉग को लोर करने में काम आ सकती है, इसलिए वो थोड़े से ट्रीट्स
अपने हाथ में लेकर डॉग की नाक के पास ले आता है उसे। और फिर क्या था, कुछ सेकंड में डॉग उठ जाता है और दोनों के बीच डील हो जाती है। भाई इस डॉग का फेस तो काफी स्कैरी है, लेकिन ये खुश भी जल्दी होता है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन सेट हो गया है तो अगला स्टेप है होट ने जो इन्फॉर्मेशन छोड़ी है उस तक पहुंचना, और वो भी माँ के उठने से पहले। वो डॉग पर चढ़कर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर से मेल बॉक्स तक पहुंच जाता है। वहाँ पर एक पिंक लेटर रखा हुआ है और यही उसका टारगेट है, लेकिन उस एरिया में एक कैमरा भी लगा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है कि होट चाहती है कि कैमरा से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो उसकी इंफो तुरंत भेज दी जाएगी और उसके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। होट उन लोगों से मैच नहीं करती जिनको वो नहीं जानती, इसलिए एचन को अपनी आइडेंटिटी हर हाल में बचानी है, इसलिए उसको होट को कंफ्यूज करना पड़ेगा। बच्चा अपनी पावर एक्टिवेट करता है, स्लाइम रेड टेंड्रिस रूम में फैलाता है और आसपास कुछ सस्पिशियस ढूंढता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरा के अलावा वो 3 और हिडन कैमरा ढूंढ लेता है जो शायद होट नहीं लगाए हैं। इन सब बातों से साफ है कि होट उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करना चाहती है। होट अपने कंप्यूटर रूम में बैठी हंस रही होती है और वेट कर रही होती है कि इस बार कौन उसके ट्रैप में फंसने वाला है, लेकिन बिना किसी के मेल बॉक्स के पास जाए उसको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि जिस बंदे से वो बात कर रही थी ना, उसने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। वो कैमरा फुटेज चेक करती है, लेकिन उसको सिर्फ एक डॉग मेल बॉक्स के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस बंदी को बिल्कुल भी नहीं पता कि डॉग के पीछे ही उसका रियल टारगेट छुपा हुआ है। एचन चुपके से लेटर पढ़ रहा होता है बिना किसी को पता पड़े। उसने पहले ही कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट देख लिया था और अपने डॉगी का यूज करके चुपके से लेटर ले भी लिया। लेटर पढ़ने के बाद वो मेल बॉक्स से निकलता है और बिना किसी को दिखे वापस भाग भी जाता है। जो फ्लायर उसको मेल बॉक्स से मिला है वो एक सुपरमार्केट के क्लींजर सेल के बारे में बताता है, जो शायद वही जगह है जहां उसको जाना है। जैसे ही वो फ्लायर पढ़ रहा होता है, होट उसका फोन ब्लॉक कर देती है, बार बार मैसेज करके पूछ रही है कि वो एक्चुअली में है कौन। वो भी उसको टीज करता है और बोलता है कि वो अपनी पहचान तभी रिवील करेगा जब होट उसको 100 मिलियन येन देगी। इस बात से होट और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सामने वाला बंदा उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है और अब वो पक्का उसको रिग्रेट करवाना चाहती है। होट इमीडिएटली एक स्पाइडर सर्विलेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है जो ड्रेन के अंदर छुपा होता है, और उसको ऑर्डर देती है कि पूरी बिल्डिंग को स्कैन करो। इस स्पाइडर जैसे डिवाइस में कैमरा लगा हुआ है और ये डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मैग्नेट से सेफ, हाई स्पीड और इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ भी है। वो स्पाइडर डिवाइस सीधा एचन और डॉ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से सीढ़ियों पर आती हुई स्लीपर उसको इमीडिएटली कुचल देती है। हॉट इतना भयंकर चिल्लाती है क्योंकि उसका $30 मिलियन का रोबोट सिर्फ कुछ सेकंड में डिस्ट्रॉय हो गया, और जिसने ये किया वो और कोई नहीं बल्कि वो एचन की अपनी मम्मी थी, जो नीचे आई थी क्योंकि काफी देर से उसने दोनों को देखा नहीं था। हॉट अपने स्पाइडर डिवाइस के लॉस पर रो रही होती है, लेकिन किस्मत से उसका ऑडियो अभी भी काम कर रहा है। उसको जैसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है तब उसको रियलाइज होता है कि कॉल फंक्शन अभी भी काम कर रहा है, मतलब अब वो भी उनकी आवाज सुन सकती है और वो लोग भी उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो माइक उठाती है और सामने वाले को धमकाने लगती है, बोलती है कि सिर्फ स्पाइडर को कुचल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत गए। अब जब उसने उनकी आवाज सुन ली है तो वो उनके सारे मैसेजेस और डार्क पास पूरे इंटरनेट पर एक्सपोज कर सकती है। हॉट उन्हें टोंट मारती रहती है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, बल्कि वो लोग तो किसी और चीज पर ही बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ बोल रही होती है कि तुम्हें हल्के कपड़े पहनने चाहिए वरना ठंड लग जाएगी, और तभी हॉट को पता पड़ता है कि उसकी बात से कोई सुन ही नहीं रहा था, वो तो बस खुद से ही बात करी जा रही थी। ऊपर से इतना बड़ा इंटरनेट और कनेक्शंस के बाद भी हॉट को अब तक पता नहीं चल रहा कि सामने वाला बंदा है कौन है। भाई जो भी है पूरी तरीके से हिडन है और हॉट को उसके बारे में जीरो आइडिया है। और दूसरी साइड एचोन की माँ उसको वापस अपार्टमेंट ले जाती है, उसे डांटते हुए कहती है कि तू यहाँ अकेला क्यों आया, ये जगह कितनी डेंजरस हो सकती है। वहीं वो स्पाइडर फ्लोर पर कुचला हुआ पड़ा है और अब सिर्फ वो 4% कैपेबिलिटी पे काम कर सकता है। उसके बाद हॉट फिर एचोन को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि अब वो इंफॉर्मेशन भी फ्री में देगी, साथ ही सप्लाईज भी। भाई लग रहा है कि हॉट अब हार मान चुकी है, और ये देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि इतनी मुश्किलें क्रिएट करने के बाद भी इतनी आसानी से गिव अप कर दिया। अपार्टमेंट वापस आने के बाद एचन सरप्राइज है क्योंकि उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, जबकि वो अकेला बाहर चला गया था। माँ को लगता है कि डॉग ने शायद खुद ही दरवाजा खोला होगा और बेबी आधी नींद में क्रॉल करता हुआ बाहर चला गया होगा। इसी वजह से वो डॉग को कुछ टाइम के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि माँ ने उसको बांध
बांध दिया है ताकि आगे से कुछ दोबारा ऐसा ना हो। होट के हिसाब से एक वॉर हाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्दी ओपन होने वाला है, मतलब वो सप्लाईज उस इन्वेंटरी से देगी जो उसने दूसरों से चुराया है। भाई होट का इतना जेनरस होना, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद, काफी सरप्राइजिंग है। अगर एचएन को मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं तो उसको जल्दी करना होगा, लेकिन सबसे पहले उसको ये सोचना है कि सुपरमार्केट जाए कैसे। उसने चालाकी से एक फ्लैट टेबल पर रख दिया ताकि उसे माँ देख ले, लेकिन अभी तक माँ ने उसे नोटिस ही नहीं किया। वो डायरेक्टली माँ को एंड ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। तभी वो सुनता है कि माँ बोल रही है कि घर में सिर्फ 5 दिन का दूध बचा हुआ है। उसके लिए ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वो टेबल पर रखा हुआ मिल्क का कप गिरा देता है और प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। जब उसकी माँ आवाज सुनकर वहां आती है, जब माँ मिल्क साफ करने जाती है, तब उसकी नजर फाइनली टेबल पर बड़े फ्लायर पर पड़ती है जो सुपरमार्केट के लिए था।